अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विभव श्रेणी के बारे में, दैट इज़ पोटेंशियल स्टेप के बारे में। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, माना कुल ऊर्जा E का एक कण लेफ्ट की ओर से x अक्ष के पैरेलल एक ऐसे नियत विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है, ऐसे कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में एंटर करता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्र के अनुसार है, जो कि एक स्टेप की तरह है, इसलिए इसे विभव सीढ़ी कहते हैं। तो विभव सीढ़ी में जैसे स्टेप होता है, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है, उसी तरह की ये विभव की सीढ़ी है। उसमें राइट हैंड साइड में अनंत चौड़ाई वाला एक विभव प्राचीर है, यानी एक पोटेंशियल बैरियर है। अनंत इसलिए कि कहाँ ख़त्म होगा हमें नहीं पता। मैथमेटिकली एक पोटेंशियल बैरियर को हम लिख सकते हैं, जो कि हम लोग वन डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सो वी विल डिस्कस विद वन डायमेंशन ओनली। सो पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, यानी जब क्षेत्र एक है हमारा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वहाँ पर विभव का मान शून्य है। और जो ही क्षेत्र दो में प्रवेश करता है तो वी एक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो हो जाता है। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमारा रीज़न 2 है। तो ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी विभव क्षेत्र के लिए वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालिए। तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यह एक विभव सीढ़ी ही है। चूँकि विभव सामान्यतया समय पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग v इज इक्वल टू वी एक्स से डील करेंगे। जैसा कि हमने 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करते हुए लिखा था, डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम 1 डायमेंशन में लिखें तो डेल स्क्वायर के अंदर केवल x कंपोनेंट ही रहेगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब समीकरण एक का जो सोल्यूशन है वो दो कंडीशन में हम निकालेंगे। एक बार अगर हम फिर डायग्राम को देखें तो हमने क्षेत्र एक और क्षेत्र दो में दो चीज़ें और लिखी थी। एक ब्रोकन लाइन जिसमें ई लेस देन वी ज़ीरो है, क्योंकि वी ज़ीरो बैरियर की ऊंचाई है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी वी ज़ीरो से कम है, उस केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा। और अगर पार्टिकल की एनर्जी ई ग्रेटर देन वी ज़ीरो है, जहाँ वी ज़ीरो विभव प्राचीर की ऊंचाई है, तब श्रोडिंगर समीकरण के क्या हल होंगे। इन दो केसेस को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यदि कण की ऊर्जा E लेस देन वी ज़ीरो है। तो क्लासिकली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की ऊंचाई से कम है तो व्हाट शुड हैपन, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज टोटल रिफ्लेक्शन, कि जो भी होगा कण जाएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली क्या E लेस देन वी ज़ीरो होने के बावजूद भी कण क्षेत्र दो में पहुंच सकता है, या उसके पहुंचने की कोई फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो फॉर E लेस देन वी ज़ीरो वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए समीकरण एक से साई की जगह हम साई वन लिखे क्षेत्र एक में, और साई की जगह साई टू लिखेंगे क्षेत्र दो में। सो डेल्टा टू साई वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई इन द ब्रैकेट साई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं के स्क्वायर। तो समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी डी टू साई वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। समीकरण 3 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, नहीं तो हम पढ़ेंगे। तो इस समीकरण का हल होगा साई वन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिनको हम बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करके आगे निकालेंगे। अब हम क्षेत्र दो की बात करते हैं, जहाँ v इज इक्वल टू वी ज़ीरो है और साई इज इक्वल टू साई टू है। तो समीकरण एक बन जाएगी डी टू साई टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी ज़ीरो साई टू इज इक्वल टू ज़ीरो।
नाउ सिंस ई इज़ लेस देन वी ज़ीरो, तो वी ज़ीरो बड़ा है इससे, इसलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास समीकरण 5 आ जाएगी। जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है उसको हम अल्फा स्क्वायर मानते हैं, जैसा कि समीकरण 6 में दिखाया गया है। तो समीकरण बन जाएगी डी टू साई टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0। यह एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल इस तरह से होगा कि उस एक्सपोनेंशियल में आयोटा नहीं आता है, तो इसका हल हो जाएगा सी ई टू द पावर एल्फा एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स, फिर सी एंड डी अगेन आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो नियतांक है समीकरण 4 और 8 के अंदर, ए बी सी और डी, इनका निर्धारण या इनकी डिटर्मिनेशन जो वेव फंक्शन है उस पर परिसीमा यानी बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन से आगे हम ज्ञात करेंगे। इन प्रतिबंधों के अनुसार, दैट इज बाउंड्री कंडीशंस एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस के अनुसार, x के सभी मानों के लिए तरंग फलन साई एक्स तथा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स हमेशा परिमित यानी फाइनाइट तथा सतत यानी कंटिन्यूअस होने चाहिए। दीज आर द बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस। अब समीकरण 8 में इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 इन द राइट हैंड साइड, और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो c इंटू ई टू द पावर एल्फा एक्स यानी ई टू द पावर एल्फा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि वांछित नहीं है, क्योंकि साई एक्स पर जो प्रतिबंध है उसका पालन करने के लिए अनंत पर साई का मान 0 होना चाहिए। तो इसलिए c इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो क्या 0 होना चाहिए? नहीं, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन हमने ली है, तो क्या होना चाहिए? c इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, क्योंकि e टू द पावर एल्फा एक्स ऑलरेडी टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट कैन नॉट बी 0। सो वी हैव c शुड बी इक्वल टू 0। तो जो हमने माना c नॉट इक्वल टू 0 वो वांछित प्रतिबंध नहीं देता है। इस प्रकार क्षेत्र 2 में यानी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो समीकरण 8 में c इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी डी ए टू द पावर माइनस एल्फा एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह से अगर हम समीकरण 4 की बात करें, तो उसमें राइट हैंड साइड में a e टू द पावर आई के एक्स और b e टू द पावर माइनस आई के एक्स है। तो जो पहला पद है वो आपतित कण को बताता है, जबकि दूसरा पद बैरियर से या स्टेप से परावर्तित कण को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारे पास क्षेत्र 1 और 2 में समीकरण आ जाएगी 4 और 9, यानी साई 1x इज इक्वल टू a e टू द पावर आई के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आई के एक्स। सिमिलरली साई 2x इज इक्वल टू d e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम बाउंड्री कंडीशंस और इस्तेमाल करेंगे, और बाउंड्री कहाँ पर है? x इज इक्वल टू 0 पे। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है? x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे दोनों वेव फंक्शन मैच होने चाहिए, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का। इसी तरह से इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी मैच होने चाहिए। तो अगर हम समीकरण 4 और 9 में पहले x इज इक्वल टू 0 पे मान निकालें, तो वी हैव a e टू द पावर आई के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आई के एक्स। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू d e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स एट x इज इक्वल टू 0। Since e to the power 0 is always 1, so we are left with a plus b is equal to d, that is equation number 10। इसी तरह से अगर समीकरण का डिफरेंशिएशन करें, 10 के ऊपर जो समीकरण लिखी गई है उसका अवकलन करें, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आई के और माइनस आई के आ गया जाएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस एल्फा आ गया जाएगा। और फिर कहाँ पे निकालना है इनका मान? इनका मान x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो एक बार फिर एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आई के कॉमन आ जाएगा, आई के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डी, और यू कैन से ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन आई के। माइनस को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आयोटा नीचे की बजाय ऊपर आ जाएगा, आयोटा एल्फा बाई के इंटू डी। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण आ गए 10 और 11, जिनको हम जोड़ करके और घटा करके ए और बी के मान निकालेंगे। तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू डी बाई के इंटू के प्लस आयोटा एल्फा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं, तो a का मान आ जाएगा d बाई 2k के प्लस आयोटा एल्फा, दैट इज टेकन टू बी इक्वेशन नंबर 12। इसी तरह से इन दोनों का अंतर हम लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू आयोटा एल्फा बाई के इंटू डी, और
ए प्लस बीटा ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। अब इस बार हम उनको घटाएं तो हमारे पास बी का मान आ जाएगा d/2k माइनस आयोटा एल्फा एज इक्वेशन नंबर 13। समीकरण 12 और 14 से, यानी 14/12 करें तो b/a का मान निकाला जा सकता है, दैट इज k माइनस आयोटा एल्फा अपॉन k प्लस आयोटा एल्फा। अब हम चर्चा करेंगे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की। परावर्तित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता का अनुपात, आपतित कितना हुआ, परावर्तित कितना हुआ, इनका रेशियो परावर्तन गुणांक R कहलाता है। तो जो J का मान है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू V इंटू मॉड A स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर, x लेस देन 0 के लिए, वेयर V इज इक्वल टू H क्रॉस K बाई M, क्योंकि V इज इक्वल टू P बाई M होगा और P इज H क्रॉस K लिखा जाता है। तो इस समीकरण में B का संबंध परावर्तन से है, A का संबंध आपतन से है, इसलिए R आ जाएगा V इंटू मॉड बी स्क्वायर अपॉन V इंटू मॉड ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक के ही अंदर है, अर्थात B बाई ए मॉड स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज B बाई ए इंटू B बाई ए स्टार, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब समीकरण 14 में k वास्तविक है, अल्फा वास्तविक है, लेकिन आयोटा इमेजनरी है, तो b बाई ए स्टार बन जाएगा k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा। तो समीकरण 14 और 15 से r का मान आ जाएगा 1, अर्थात E लेस देन V0 की स्थिति में विभव श्रेणी से कण अर्थात तरंग का संपूर्ण रूप से परावर्तन होता है। ऐसे कण जिनके लिए E लेस देन V0 है, जब बाईं ओर से विभव श्रेणी पर आपतित होते हैं तो परावर्तित होकर बाईं ओर लौट आते हैं, जैसा हम क्लासिकली भी एक्सपेक्ट करते हैं। यानी चिरसम्मत यांत्रिकी से भी हम ये मानते हैं कि अगर कण की ऊर्जा बैरियर की ऊंचाई से कम है तो उसका परावर्तन होना चाहिए। लेकिन क्षेत्र 2 के लिए, यानी x ग्रेटर देन 0 में साई 2 x इज इक्वल टू डी टू द पावर माइनस अल्फा x है, यानी साई 2 का मान 0 नहीं है, अतः दाईं ओर तरंग फलन का मान 0 नहीं होता। तो प्रायिकता घनत्व ज्ञात करें। प्रायिकता घनत्व साई स्टार होता है। अब डी वास्तविक है, अल्फा डी वास्तविक नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अल्फा वास्तविक है, तो साई स्टार में डी स्टार ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स रहेगा, यानी डी इंटू डी स्टार दैट इज मॉड डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी वो आ जाएगी मॉड डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। तो इस समीकरण से जाहिर है कि प्रायिकता घनत्व एक्सपोनेंशियली कम होता है। तो इस प्रकार चिरसम्मत यांत्रिकी में अभेद्य, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, कौन सा क्षेत्र 2, उसमें क्वांटम यांत्रिकी से कण के पाए जाने की कुछ यद्यपि कम परिमित प्रायिकता होती है। अब अगर V0 का मान अधिक लिया जाए, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई, तो अल्फा का मान भी अधिक हो जाएगा, जिससे समीकरण 16 में e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, जो अल्फा का मान बढ़ेगा e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वो अप्रोच करेगा, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर V0 टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो उस केस में e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और उस केस में साई 2 एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अगर E लेस देन V0 है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है उससे, तब तो निश्चित रूप से क्षेत्र 2 में कण को मिलने की प्रायिकता, यानी क्षेत्र 1 से क्षेत्र 2 में जाकर कण के मिलने की संभावना होती है। लेकिन जो जो E की तुलना में V0 का मान बढ़ता जाएगा, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, यह प्रायिकता कम होती जाएगी और शीघ्र ही ये 0 हो जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल स्टेप में क्लासिकली जो इम्पेनेट्रेबल है, जिसको पेनेट्रेट नहीं किया जा सकता, क्षेत्र 2, वो क्वांटम मैकेनिकली हमें ये परिणाम देता है कि उसको भी पेनेट्रेट किया जा सकता है। क्षेत्र 2 में कण के मिलने की फाइनाइट यद्यपि कम प्रायिकता होती है, जो सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो विभव श्रेणी में E लेस देन V0 की स्थिति में प्राप्त होता है।
अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर E ग्रेटर देन V0 है तो उस केस में क्या होगा।